बच्चों हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज वो है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। तो ऑलरेडी इसकी एक वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स की कि इस पूरी सीरीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक्स को मैंने 5 हेडिंग्स के अंदर कवर किया है, राइट। तो अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 एंड 5। पार्ट 1 में देयर इज डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। पार्ट 2 में हम बात करेंगे अबाउट दी थर्मल एंड नॉन थर्मल इफेक्ट्स। पार्ट 3 में इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। Part 4 में we will talk about the treatment parameters and Part 5 में we will discuss about the different techniques of application of ultrasound therapy। तो बच्चों ये वीडियो जो है ये वो इम्पोर्टेंट टर्म्स के लिए मैंने बनाई है जो कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी में यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में एक बोनस वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द अल्ट्रासाउंड वेव एंड इट्स ट्रांसमिशन। तो बच्चों आगे पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज अल्ट्रासाउंड जनरेशन की अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कैसे होता है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने उस पूरी वीडियो को इस स्लाइड में सम अप कर दिया है, ठीक है। तो जब एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एक पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर पड़ता है तो वो जो क्रिस्टल होता है ना बच्चों वो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रासाउंड वेव है या फिर जो अल्ट्रासाउंड की बीम है वो जनरेट होती है। यानी कि उस क्रिस्टल के एक्सपैंड होने से और कॉन्ट्रैक्ट होने से जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों रिवर्स पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे इमेज में भी आप देख रहे हो एक ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ये पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ये एक्सपैंड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपका एरिया है जिस पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स हैं वो आके गिर रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड की अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो कैसे काम करती है। अब आते हैं बच्चों अपने आज के टॉपिक पे दैट इज अबाउट अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब मशीन से या फिर ट्रांसड्यूसर के हेड से जो अल्ट्रासाउंड वेव्स निकली हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब ये जो अल्ट्रासाउंड की वेव होती है बच्चों ये एक साउंड वेव की तरह ही होती है, क्योंकि एक वेव है ना ये, तो ये साउंड वेव की तरह ही होती है, बस इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर साइड पे होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ वेव्स दैट ट्रांसमिट एनर्जी बाय ऑल्टरनेटली कंप्रेसिंग एंड रेयरफाइंग द मटेरियल। तो जो अल्ट्रासाउंड की बच्चों बीम होती है वो ट्रांसड्यूसर से निकलती है। तो जब वो इनिशियली निकलती है ना, देखो ये ट्रांसड्यूसर है, यहाँ से आपकी ये अल्ट्रासाउंड की बीम निकल रही है। तो जब वो इनिशियली निकलती है ना तो यहाँ पे देखो वो कन्वर्ज होती जा रही है ना, और आगे वाले हिस्से में वो डाइवर्ज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आके वो एक जगह इकट्ठी हो रही है और यहाँ पे वो एक जगह से दोनों तरफ फैल रही है, ठीक है। तो ये बच्चों वो एरिया जहाँ पे आपका जो अल्ट्रासाउंड की बीम है वो कन्वर्ज हो रही है उतने एरिया को हम कहते हैं नियर फील्ड, ठीक है। और जिस जगह जाके आपकी जो बीम है वो फिर से डाइवर्ज होने लग गई उसे हम कहते हैं फार फील्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम से भी ये चीज समझ आ गई होगी, तो डायग्राम को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना अबाउट नियर फील्ड एंड फार फील्ड, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड वेव को या बीम को हमने दो जोन्स में डिवाइड किया है, एक होता है नियर जोन, एक होता है फार जोन। अब नियर जोन को बच्चों हम फ्रेंसेल जोन या फिर इंटरफेरेंस फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी वेव्स होती हैं जो कि ट्रांसड्यूसर के पास में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में होती हैं, उसके पास होती हैं। तो जो इसकी वेव्स होती हैं बच्चों जो इस रीजन में होती हैं हमें पहले पता है कि वो कन्वर्ज होती हैं इस रीजन में, ठीक है। और इनका ना एक इरेगुलर पैटर्न है, क्योंकि कुछ वेव्स जो होती है ना वो मतलब ऊबड़ खाबड़ तरीके से आती हैं, यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो जाती हैं, कुछ अब आपस में ही एड अप हो जाती हैं। तो ये तरीके से यहाँ पे वेव्स का पैटर्न रहता है। वही अगर मैं फार जोन की बात करूं तो इसको फ्रॉनहोफर जोन भी कहते हैं। ये वो रीजन होता है जो कि नियर जोन से आगे का जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं फार जोन की, ये दूर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि हमने पढ़ा था कि जो रेज हैं वो फिर से डाइवर्ज होने लग जाती हैं और यहाँ पे ना जो वेव्स है वो हमें एक रेगुलर पैटर्न में शो होती हैं।
एज कम्पेयर टू द नियर जोन, जहाँ पे हमें जो वेव्स हैं वो बहुत इरेगुलर पैटर्न में दिख रही थी, बट यहाँ पे हमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है इन द वेव्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट किया है नियर फील्ड एंड द फार फील्ड। अब बच्चों ये जो नियर फील्ड है, जो ट्रांसड्यूसर के पास का जो एरिया है, वहां की जो फील्ड है उसकी लेंथ ना डिपेंड करती है दो चीजों पे। सबसे पहले जो आपका ट्रांसड्यूसर का फेस है, यानी कि ट्रांसड्यूसर का जो हिस्सा है। ट्रांसड्यूसर बच्चों क्या होता है, एक बार मैं ब्रीफ दे दूं आपको कि ट्रांसड्यूसर वो हिस्सा होता है अल्ट्रासाउंड मशीन का जहां से आपकी जो रेज है अल्ट्रासाउंड की वो एमिट होती है। तो इसके बारे में डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। और दूसरा कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है नियर फील्ड का लेंथ। तो ट्रांसड्यूसर के फेस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, सो द लेंथ ऑफ नियर फील्ड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द ट्रांसड्यूसर रेडियस। मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा आपकी नियर फील्ड की लेंथ होगी। वेवलेंथ के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो जो नियर फील्ड की लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो जो आपकी नियर फील्ड है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इनवर्स का रिलेशन है वेवलेंथ के साथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसका ट्रांसड्यूसर के फेस या फिर ट्रांसड्यूसर के एरिया के साथ। अब ये जो बच्चों नियर फील्ड है या फ्रेंसेल जोन है, इसी को हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, हम फार जोन नहीं यूज करते। आपने जब भी देखा होगा या फिर खुद भी अप्लाई किया होगा तो आप अल्ट्रासाउंड का जो ट्रांसड्यूसर उसको डायरेक्टली पेशेंट को टच करवाते हो। अब ट्रांसड्यूसर के पास तो हमेशा नियर फील्ड ही होगी ना, फार फील्ड तो दूर होगी, तो आप दूर से तो टच नहीं करवाते, एकदम स्किन पे कॉन्टैक्ट करते हो ना। तो इसलिए हम नियर फील्ड को ही एज अ थेराप्यूटिक पर्पस यूज करते हैं इन दी अल्ट्रासाउंड। अब बच्चों आता है अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। अभी तक हमने ब्रीफ पढ़ा था कि अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे कि इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है जब ये हमारी बॉडी के ऊपर आके लगती हैं। तो देखो बच्चों, अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है या तो वो क्योंकि ये वेव है ना, साउंड वेव है, तो या तो ये रिफ्लेक्ट होंगी या फिर ये रिफ्रैक्शन में चली जाएंगी या फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तीनों में से कोई एक चीज होगी। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है रिफ्लेक्शन का भी, रिफ्रैक्शन का भी और एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिटेड वेव का भी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब जैसे कि हमें ये पता है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो एक है तो साउंड वेव ही ना, तो ये साउंड की जो लॉज होती हैं उनको ओबे करेगी। तो यानी कि अगर जो अल्ट्रासाउंड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है और वो दूसरे मीडियम में नहीं घुस पा रही तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे रे आई, ये इसके अंदर नहीं जा पाई तो इट गॉट रिफ्लेक्टेड बैक, सो इट इज द रिफ्लेक्टेड वेव। अब बच्चों जो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन है कि अल्ट्रासाउंड का कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो दो मीडियम है या फिर जो टिश्यूज है, जिनके बॉडी के अंदर जो दो टिश्यूज का इंटरफेरेंस है उसके बीच में कितना डेंसिटी का चेंज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिफ्लेक्शन जो है वो कितना होगा। राइट, अब हाईली रिफ्लेक्टिव इंटरफेरेंस कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमारी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू और बोन के जो बीच का इंटरफेस होता है उसमें, मस्कुलो टेंडनस जंक्शन के ऊपर या फिर इंटरमस्कुलर इंटरफेसेस पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एयर जो है बच्चों वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट नहीं करती। ठीक है, इसलिए आपने जब देखा होगा कि जब आप ट्रीटमेंट हेड को या फिर ट्रांसड्यूसर को पेशेंट की स्किन के ऊपर लगाते हो तो आप डायरेक्टली नहीं लगाते हो, है ना, कि बस उठाया और लगा लिया। आप एक जेल यूज करते हो जिसको हम कपलिंग मीडियम कहते हैं, आप जेल यूज करते हो या आप वाटर यूज करते हो, है ना, जिससे कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो ट्रांसमिट हो जाए पेशेंट के टिश्यू के अंदर, क्योंकि एयर उनको ट्रांसमिट नहीं करेगा, नहीं तो फिर बहुत आसान हो जाता, हम सिर्फ हेड उठाते और लगाते, बट नहीं होता, हमें उसके लिए एक जेल यूज करना पड़ता है। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म आता है स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव अकर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है बच्चों, जब एक रिफ्लेक्टेड वेव
मीट्स द इनकमिंग इंसिडेंट वेव। यानी कि देखो वेव आई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, अब जिस तरफ वो रिफ्लेक्ट हुई ना वहीं से कोई दूसरी वेव आ रही थी और वो दोनों मिल गई, तो वो बना देती हैं स्टैंडिंग वेव। ठीक है, सो अ सिंगल फ्रीक्वेंसी वेव formed by the oscillation of two waves of equal frequency and speed traveling in opposite direction। रिफ्लेक्टेड वेव तो वापस जा रही है बट इंसिडेंट वेव तो आ रही है ना, तो दोनों मिल गई बट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बन जाती है हमारी स्टैंडिंग वेव। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ब्लू कलर है वो तो है इंसिडेंट वेव का, और जो रेड कलर है वो है आपका रिफ्लेक्टेड वेव का। अब ये दोनों वेव्स आपस में मिल गई तो क्या बन गई, एक पिंक कलर की जो आपको दिख रही है सबसे बड़ी वाली, एक स्टैंडिंग वेव बन गई। तो क्या स्टैंडिंग वेव्स बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ एनर्जी फॉर्म हो जाती है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस में, यानी कि आपके पास स्पेस कम है बट इतनी ज्यादा वेव्स हो गई हैं वहां पे, जो जिनको हम स्टैंडिंग वेव्स कह रहे हैं, कि वो आपके टिश्यू को ना डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, तो हमें ये ट्राई करना होता है कि जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो ना बने। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जो आपका ट्रांसड्यूसर है, जो आपका ट्रीटमेंट हेड है, उसको आप कंटिन्यूस घुमाते रहो। आपने देखा होगा कि जब हम अल्ट्रासाउंड लगाते हैं पेशेंट को तो हम उसको कंटिन्यूस घुमाते रहते हैं, हम उसको एक जगह पकड़ के नहीं रखते। वो इसीलिए नहीं रखते ताकि स्टैंडिंग वेव्स हैं वो ना क्रिएट हो जाए, नहीं तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक साथ मिल जाएंगी और वहीं पे पेशेंट को ठीक होने के बजाय आप उसका दर्द बढ़ा दोगे। अब बात करते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड की। तो रिफ्रैक्शन में क्या हुआ कि जो वेव है वो एक मीडियम से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में तो गई, बट उसका जो वेव है वो रिफ्रैक्ट हो गया, बेंड हो गई वो। ठीक है, अब देखो जब एक वेव, ठीक है यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड वेव की बात कर रहे हैं, एक डेंस लेयर से निकल के अंदर जाती है किसके, एक लेस डेंस लेयर के, तो जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब एक अल्ट्रासाउंड वेव एक लोअर डेंसिटी मीडियम से हायर डेंसिटी मीडियम में जा रही है, यानी कि कम से ज्यादा में जा रही है, तो जो उसकी एनर्जी है वो कम हो जाती है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। वेयर एज अगर वो ज्यादा से कम में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ अबाउट द रिफ्रैक्शन, राइट। अब बात करते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड की। अब देखो जब हम बॉडी के अंदर कोई भी वेव डालेंगे अल्ट्रासाउंड वाली, तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होगी, है ना, तभी तो उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड वेव्स ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम द बीम इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि बीम से अल्ट्रासाउंड बीम जो आ रही है मशीन से, वो हमारे सराउंडिंग टिश्यूज में गई और मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ थर्मल एनर्जी में, जिसकी वजह से हमें अल्ट्रासाउंड का जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी में देखने को मिला। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है थर्मल एनर्जी में, यानी कि हीट में, इन द अल्ट्रासाउंड मशीन। अब बच्चों जो ये एब्जॉर्प्शन है, जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी टिश्यूज है हमारी बॉडी के, वो अल्ट्रासाउंड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन कंटेंट कैसा है, वाटर कंटेंट कैसा है, और अल्ट्रासाउंड आप कौन सी फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हो। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो जिन टिश्यूज के अंदर प्रोटीन अच्छे मात्रा में होता है, अच्छे लेवल में होता है, जैसे कि कोलेजन वाला प्रोटीन जो कि आपको मसल, टेंडन या लिगामेंट्स में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे ना अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वेयर एज जो वाटर कंटेंट वाले टिश्यू हैं उनके अंदर भी जो अल्ट्रासाउंड है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब देखो हम डायरेक्टली स्किन के ऊपर ही लगाते हैं अल्ट्रासाउंड, क्योंकि स्किन से ही वो ट्रैवल करके जाएगा, बट जो हमारी स्किन होती है बच्चों, उसके ऊपर ना एक डेड सेल की लेयर होती है जो कि 10 से 15 लेयर थिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट होता है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये डेड लेयर है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर है ना, ये जो ट्रांसमिशन होता है अल्ट्रासाउंड का अंदर वाले सॉफ्ट टिश्यूज की तरफ, उसको ना थोड़ा रोक देती है, कम कर देती है। तो इसलिए रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड लगाओ किसी पेशेंट को, तो उसका जो स्किन एरिया है जहाँ पे आप ट्रीट कर रहे हो वो अच्छे से हाइड्रेटेड होना चाहिए, राइट। अब आप बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, जो कि थर्ड पैरामीटर था कि कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो द लोअर द फ्रीक्वेंसी आउटपुट
द डीपर विल बी द पेनिट्रेशन इनटू द टिश्यूज। यानी कि जितनी कम फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना ज्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा। 1 मेगाहर्ट्ज पे जो इफेक्टिव डेप्थ रहता है वो रहता है 5 सेंटीमीटर। 3 मेगाहर्ट्ज पे कम हो जाता है, अप टू 2.5 to 3 सेंटीमीटर ही रहता है। अब बच्चों ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें अल्ट्रासाउंड पढ़ते हुए पता होनी चाहिए। अब इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होता है बच्चों कि आपने ट्रांसड्यूसर के हेड से अल्ट्रासाउंड बीम निकली, आपने उसे पेशेंट के स्किन के ऊपर लगाई ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा ना, धीरे धीरे जो अल्ट्रासाउंड की एनर्जी होगी ना आपकी बॉडी के अंदर कम होती रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्किन पे आपने लगाया अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है, बट धीरे 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 जैसे ये अंदर जाता जाएगा ना, इसकी जो इंटेंसिटी है अल्ट्रासाउंड वेव की या बीम की, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। यानी कि आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ कम होता जा रहा है, एनर्जी लॉस्ट होती जा रही है। तो इसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन। फिर टर्म आती है बच्चों हाफ वैल्यू डेप्थ। हाफ वैल्यू डेप्थ क्या होता है, वो डिस्टेंस या वो डेप्थ जहां पे आपकी जो अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी है वो 50% रह जाए, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी का वो डिस्टेंस, टिश्यू का वो डिस्टेंस जहां पे जो आपका अल्ट्रासाउंड बीम है वो 50% तक अपनी इंटेंसिटी खो दे। जैसे जब उसने वेव आई है ना, ट्रांसड्यूसर के हेड से आपने स्किन पे लगाई तो 100% था, बट जिस वैल्यू पे 50% बच जाए उसे हम कहते हैं हाफ वैल्यू डेप्थ। तो 1 मेगाहर्ट्ज के लिए हाफ वैल्यू डेप्थ कितनी रहती है, 4 सेंटीमीटर, और 3 मेगाहर्ट्ज के लिए रहती है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टर्म इज द एकॉस्टिक इम्पिडेंस। तो ये बच्चों रेशियो रहता है बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड एट एन इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी कि जो हमने पढ़ा था कि या तो रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी अल्ट्रासाउंड की वेव, तो इनके बीच का जब हम रेशियो निकालते हैं उसे कहते हैं एकॉस्टिक इम्पिडेंस। तो जब एकॉस्टिक इम्पिडेंस हमारा लो होगा तो ट्रांसमिशन हाई होगा। अब देखो, जब हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कम होगी तो यानी कि ट्रांसमिटेड वेव ज्यादा जा रही है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, और अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब जो ट्रांसमिशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो कम हो रहा है ना। तो ये रिलेशनशिप आप ऐसे बैठा सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जब एकॉस्टिक इम्पिडेंस लो होता है तो ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, और जब एकॉस्टिक इम्पिडेंस आपका ज्यादा होगा तो ट्रांसमिशन कम होगा। तो ये भी एक पैरामीटर है जिससे हम जज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ये बच्चों सारे रेफरेंस है जहां से मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन ली है। अगर आपको फर्दर इसके बारे में पढ़ना हो तो आप इन सब साइट्स पे जाके इनको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, लिख लेना, और आपको ये सारा आर्टिकल्स मिल जाएंगे और आप और डिटेल में पढ़ लोगे। जितना रेलिवेंट है आपको पता होना चाहिए वो मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है।